हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मेरे मामा जी 55 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वह थे तो 55 साल के, लेकिन अभी भी वह नौजवान की तरह तंदुरुस्त दिखते थे। वह मामी से बेहद प्यार करते थे और मामी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मामी के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फिर मैंने देखा कि मामी कमरे से निकलने के बाद वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे मामी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी इस तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। एक दिन मामी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो मामी ने कहा कि बहू, तुम अपने मामा को दूध दे देना। थोड़ी देर बाद जब मामी सो गई तो मैं मामी की तरह ही अपना वेलिया बनाकर मामा जी को दूध देने चली गई। जैसे ही मैं दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी का मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मामी समझकर पूरी रात। दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं देखने में काफ़ी सुंदर हूँ और अभी 20 साल की हूँ। हम अपने माँ-बाप के 2 ही संतान थे और मेरे बड़े भाई राज हम अपने मम्मी-पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरी भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई। जब से घर में मेरी भाभी आई थी, तब से मेरे पापा भी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। जब वो भी ऑफिस से आते तो सबके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आते थे। यह सब देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरी मम्मी-पापा को भी भाई का बहुत गर्व था क्योंकि भाई मम्मी-पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरे मम्मी-पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाश में शुरू कर दिए। तभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक अच्छा-सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है। लड़के का नाम अमर है, लेकिन उसके माता-पिता नहीं हैं। उसके मामा और मामी ने अपने बेटे की तरह पाला-पोसा है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। जैसे ही मैं शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर की ख्वाब देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की के बीच की भावनाएं काफी अच्छे से समझ आती थी। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मेरे पापा ने झटपट से शादी तय कर दी और 10 दिन में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के मामा और मामी भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपने सुहाग के सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि सुहाग रात का तो मैंने बहुत नाम सुना था। यह शादी की एक यादगार दिन होता है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी सी देर में अमर मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वह कहने लगे, रोशनी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी मिला। पता है रोशनी, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से मुझे मेरे मामा और मामी ने ही पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपको मामा मामी की आपकी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति कहने लगे कि मेरे मामी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब मामा जी और मामी को बहुत इलाज करवाने तक कई साल बाद वह प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मामी की अचानक तबीयत खराब हो गई। मामा फौरन मामी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मामी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त मामा को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मामी को किसी तरह बचा लो। उस वक्त मामी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने यह कह दिया कि अब वह कभी मां नहीं बन सकती। इस हादसे इस सदमे से मेरे मामा और मामी काफ़ी दिनों तक इस सदमे से निकल नहीं पाए। इसी उसी के कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी और पापा की एक एक्सीडेंट पे मौत हो गई।
तब मेरे मामा मामी मुझे अपने घर से ले आए। तब से वह मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। मैं जितना भी कर लूँ, लेकिन मैं अपने मामा मामी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते कहते मेरे पति अमीर की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत होइए, मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उनके इस बातों से ज्यादा मुझे अपने जज्बात का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं सब बातों में रात गुजारनी है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि अमर थक कर मुझसे दूर हो गए। वो 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैं कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब सपनों और अरमानों पर पानी फिर गया था। अमर मुझे वह संतुष्टि नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपनी पत्नी से चाहिए होती है। अमर फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। इसी कसम-कस में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह की ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मामा की सहन में सी कसरत कर रहे थे। यह देखकर मैं हैरान थी कि मामा जी 55 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मामा को देने चली गई। मामा जी ने कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मामी कहाँ है? वह कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा, जी वह अंदर ही है और कुछ काम कर रही हैं। मैं अब गौर करने लगी कि मामी जी जहाँ कहीं भी होती थी, मामा जी वहीं पहुंच जाते थे और मामी के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। मामी कहती हैं, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है। अगर वह यह सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मामा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी? हर पति अपनी पत्नी के साथ यही सब करता है, अमर भी यह सब करता होगा। मामा मामी की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अमर भी ऐसा होता है। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मामा जी के कमरे से मामी की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैं ऐसा कुछ देखी जिसने मुझे अपने जज्बात पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी अमर को उकसाने लगी, लेकिन वह इतना गहरी नींद में था कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवट बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने के लिए तैयार होने लगे। उनकी छुट्टियां अब खत्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति अमर शहर में रहकर अपनी नौकरी करते थे, तो घर महीनों की आखिरी में ही आते थे। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाई और थोड़ी देर के बाद वे नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला वह मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं यह सोचने लगी कि मामी कितनी खुशकिस्मत वाली है जो अभी तक मामी जी का कदर प्यार करते हैं। मेरा एक पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरफ तरसना पड़ता है। वह मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों। अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मामी जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि अब यह मेरी जान छोड़ोगे। तो मैं इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कब यह थकते भी है या नहीं। वह हमेशा ही अपनी कमर को पकड़ कर रखती कि यह कमर का दर्द कब ठीक होगा। मामी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी ऐसी बातें करती रहती है। अगली रात फिर से मामी के कमरे से वही आवाज आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने था, जिससे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैं अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं यह सोचने लगी कि कहीं यह बात मामा जी को पता चल गई। हो सकता है कि उनका
उनको बहुत बुरा लगेगा, यही सोचकर मैं कई दिनों तक वह सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मामी की तबीयत बहुत ही खराब थी। वह अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन इन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मामी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मामा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही ले जाना। इतना सुना था कि वह वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मामी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मामा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मामा जी के कमरे में हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पर रखा, घूंघट की आड़ गिरा लिया, क्योंकि मामी भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। उस वक्त मैं बिल्कुल ही मामी की तरह अपना हुलिया बना लिया था और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नजारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक ली ताकि उन्हें नजर ना आए कि मैं हूँ। फिर वह मेरे साथ वैसे हरकतें करने लगे जैसे मामी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू न कर सकी और वह सब होने लगा। फिर जब थक हार कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मामी की हालत ऐसा क्यों रहती है। इसका अंदाजा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद में आगोश में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाली खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा कि मामी को अभी भी तेज बुखार है। उनके माथे पर कपड़े भिगोकर पोंछ कर रखने लगी। मामी जी भी वहां पर आ गए। वह पूछने लगे कि बहू, अब मामी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा, सब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मामा जी मुझे गौर से देखते जा रहे थे। इससे पहले तो वह कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी, कहीं रात वाली बात उनको पता तो नहीं चल गई कि मामी की जगह मैं थी। यह सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं यह बात मामा जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से मामी जी कहने लगी कि बहू, जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे मामा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए तुम मामा को दूध देना, नहीं तो उनके लिए भी मुझे ढूंढने हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मामी की यह बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह खुश हो गई थी। मैं सोचने लगी, क्यों ना आज फिर से वह मजा लिया जाए। देर रात तक जब मामी सो गई तो मैं दूध लेकर मामा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो। मामा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तो एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन मामा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मामी की जगह तुम ही थी। फिर मैंने मामा जी से कहा कि हाँ, अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। मामी जी ने कहने लगे कि बहू, मुझे पता है कि अमर से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही यह बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम माँ कैसे बनोगी। मामा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं यह बात अमर को और मामी को पता चल गई तो मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैंने सब कुछ बातों को अलग कर दिया और मामा जी के साथ अपनी खुशियां बांटने लगी। उस रात भी जब मामा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो यह रोज होने लगा था। मैं भी काफी खुश होने लगी थी। मामी जी भी जैसे हर रात को मेरा इंतजार करने में रहने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति अमर घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद
अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि अमर अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर वह गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर सोचने लगी कि मामा जी के पास चली जाऊं, लेकिन अमर थे, इसकी वजह से मैं किसी की तरह अपने आप को समझाकर सो गई। बहुत सुबह हुई तो अमर बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। जब 3 दिन बाद मैं वापस आऊँगा। यह बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात को वह मंजर के बारे में सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मामी सो गई तो मैं मामा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मामा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वह शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी बहुत ज़्यादा थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी, तब अचानक मेरे पति अमर घर आ गए। यह देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी, क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए? अमर कहने लगे कि रोशनी, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूँगा, क्योंकि अब और जल्दी मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। उनके मुँह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सच में आ गई कि आखिर यह आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर अमर कहने लगे कि पता है रोशनी, तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि अगर किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह दूसरे आदमी की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अमर की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और मैं उनके पीछे क्या कर रही थी। इतने अच्छे पति को मैंने धोखा दिया है। उस वक्त मुझे अपने आप पर नफरत होने लगी थी और अब मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे कि पता है रोशनी, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मामी की जिद से आगे तुझे मुझसे शादी करनी पड़ी। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वह खुशी मिली जो शादी के बाद कभी नहीं मिली थी। आज मैं बहुत खुश थी। अगली सुबह जब मामा जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नज़रें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब अपने को धोखा नहीं दे सकती थी। उस दिन के बाद से मामी जी के कमरे में जाना छोड़ दिया था और अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। मामा जी समझ चुके थे कि अब वह पछतावे की आग में जल रही है और कहीं न कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद मामा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह करना बंद कर दी थी। वह भी एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। दोस्तों, जब किसी महिला या पुरुष को अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल पाती, तब वह गलत राह पर निकल पड़ता है। लेकिन मैं अपने आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप पहले इस बात का तसल्ली करें कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इस मसले का हल नहीं निकालोगे तो आपको गलत राह पर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर कोई सिर्फ कुछ पल के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पछतावा पूरा जीवन पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।